जय हिंद। आर्ट एंड कल्चर के इससे पिछले सेशन में हमने लैंग्वेजेस इन इंडिया की बातचीत शुरू कर दी थी। हमने बात की थी इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में और हमने देखा था कि इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस इज द लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री की लगभग 74% पॉपुलेशन इस इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस को बिलोंग करती है। आज के सेशन में भी उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे इंडियन लैंग्वेजेस के फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में। इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में ऑलरेडी हमने इससे पिछले सेशन में पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे एक तो द्रविडियन ग्रुप के बारे में। द्रविडियन ग्रुप के अंदर लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे सिनो तिब्बतन ग्रुप के बारे में। सिनो तिब्बतन ग्रुप की कहानी क्या रही उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रिक ग्रुप के बारे में। ऑस्ट्रिक ग्रुप के अंदर लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ उसको भी आज हम देखेंगे। और फिर फाइनली एक जनरल सा क्लासिफिकेशन है अदर्स। इस अदर्स के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। तो आज के सेशन में सबसे पहले तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है इसको हम कंप्लीट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस को पढ़ने के बाद हम बात करेंगे क्लासिकल संस्कृत के बारे में। इससे पिछले सेशन में जब हमने बात की थी इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में तो हमने बात की थी संस्कृत के बारे में। ये जो क्लासिकल संस्कृत है इसकी कहानी क्या रही है उस सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। अगर बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर बात करें, मोटा मोटा अगर बात करें, तो जब बात होती है इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में तो इंडियन लैंग्वेजेस को ब्रॉडली 6 ग्रुप्स में क्लासिफाई करके देखा जाता है। कौन कौन से 6 ग्रुप्स में क्लासिफाई करके देखा जाता है? सबसे पहला है इंडो आर्यन ग्रुप। और ये जो इंडो आर्यन ग्रुप है इसके बारे में ऑलरेडी हमने इससे पिछले सेशन में पढ़ लिया था। हमने देखा था कि इट इज द लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री की लगभग 74% पॉपुलेशन इस इंडो आर्यन ग्रुप को बिलोंग करती है। दूसरा है द्रविडियन ग्रुप जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। तीसरा है सिनो तिब्बतियन ग्रुप। चौथा है नेग्रोइड ग्रुप। पांचवा है ऑस्ट्रिक ग्रुप। और छठवा एक जनरल सा क्लासिफिकेशन है अदर्स। ये जो फर्दर क्लासिफिकेशन है इंडियन लैंग्वेजेस का इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे द्रविडियन ग्रुप के बारे में। और ये जो द्रविडियन ग्रुप की लैंग्वेजेस हैं इनको मेनली बोला जाता है सदर्न इंडिया में। हमारे कंट्री के सदर्न हिस्से में मेनली ये जो द्रविडियन ग्रुप की लैंग्वेजेस हैं इनको बोला जाता है। हमारे कंट्री की लगभग 25% पॉपुलेशन द्रविडियन ग्रुप की लैंग्वेजेस को बोलती है। वेरी सिंपल, ये जो द्रविडियन ग्रुप की लैंग्वेजेस हैं इनको मेनली सदर्न इंडिया में बोला जाता है। हमारे कंट्री की लगभग 25% पॉपुलेशन इस द्रविडियन ग्रुप की लैंग्वेजेस को बोलती है। जो प्रोटो द्रविडियन हुआ करती थी, जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द्रविडियन हुआ करती थी, उससे अल्टीमेटली लगभग 21 द्रविडियन लैंग्वेजेस निकल के आई। जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द्रविडियन हुआ करती थी उसने राइज दिया, उससे लगभग 21 द्रविडियन लैंग्वेजेस निकल के आई। कुछ स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि ये जो द्रविडियन ग्रुप है ये इमर्ज हुआ प्राकृत लैंग्वेज से और पाय शाचा लैंग्वेज से। प्राकृत लैंग्वेज और पाय शाचा लैंग्वेज जब नेग्रिटो लैंग्वेज के साथ में ब्लेंड हुई, मिक्स हुई, तो अल्टीमेटली इमर्जेंस हुआ द्रविडियन ग्रुप का। ये जो द्रविडियन ग्रुप की लैंग्वेजेस हैं इनको ब्रॉडली 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करके देखा जाता है। कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई करके देखा जाता है? 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करके देखा जाता है। कौन कौन से 3 ग्रुप्स हैं? सबसे पहला है नदन ग्रुप। पहला कौन सा है? नदन ग्रुप। दूसरा है सेंट्रल ग्रुप। दूसरा कौन सा है? सेंट्रल ग्रुप। और तीसरा है नेग्रिटो ग्रुप। तीसरा कौन सा है? नेग्रिटो ग्रुप। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। 2-3 चीजें याद रखनी है जब हम बात करते हैं द्रविडियन ग्रुप के बारे में। तो द्रविडियन ग्रुप के अंदर जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो मेनली हमारे कंट्री के सदर्न हिस्से में बोली जाती हैं। हमारे कंट्री की लगभग 25% पॉपुलेशन इस द्रविडियन ग्रुप की लैंग्वेजेस को बोलती है। जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज हुआ करती थी उसने लगभग, या ये कहें कि उससे लगभग
21 द्रविडियन लैंग्वेजेस इमर्ज होके आई। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो द्रविडियन लैंग्वेज है ये इमर्ज हुई प्राकृत लैंग्वेज से और पायशाचा लैंग्वेज से। प्राकृत लैंग्वेज और पायशाचा लैंग्वेज जब नेग्रिटो लैंग्वेज के साथ में ब्लेंड हुई, मिक्स हुई, तो इमर्जेंस हुआ द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस का। ये जो द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस हैं इनको ब्रॉडली 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करके देखा जाता है। कौन कौन से 3 ग्रुप्स हैं? सबसे पहला है नदन ग्रुप, दूसरा है सेंट्रल ग्रुप और तीसरा है नेग्रिटो ग्रुप। ये जो तीनों ग्रुप्स हैं इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नदन ग्रुप के बारे में। ये जो द्रविडियन लैंग्वेजेस का नदन ग्रुप है इसमें 3 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 3 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं? एक है बरहुई। ये जो बरहुई लैंग्वेज है ये बोली जाती है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला रीजन है वहां पे बोली जाती है बरहुई। दूसरी है माल्तो। ये जो माल्तो लैंग्वेज है ये बोली जाती है बंगाल और उड़ीसा के ट्राइबल एरियाज में। माल्तो कहां पे बोली जाती है? बंगाल और उड़ीसा के ट्राइबल एरियाज में। और फिर तीसरी है कुर्क। कुर्क इसका नाम फॉर श्योर आपने सुना होगा, कई बार इसका जिक्र आया है। ये जो कुर्क लैंग्वेज है ये बोली जाती है बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में और मध्य प्रदेश में। द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस में जो सबसे पहला ग्रुप है वो है नदन ग्रुप। और ये जो नदन ग्रुप है इसमें 3 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 3 लैंग्वेजेस हैं? एक है बरहुई जो कि बलूचिस्तान में बोली जाती है, दूसरी है माल्तो जो कि बंगाल और उड़ीसा के ट्राइबल एरियाज में बोली जाती है, और तीसरी है कुर्क जो कि बोली जाती है बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में और मध्य प्रदेश में। फिर दूसरा ग्रुप है सेंट्रल ग्रुप। और ये जो सेंट्रल ग्रुप है इसमें टोटल 11 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस का दूसरा ग्रुप है सेंट्रल ग्रुप, और इस सेंट्रल ग्रुप में टोटल 11 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 11 लैंग्वेजेस हैं? एक है गोंडी, दूसरी खोंड, फिर कोई, पारजी, कोलामी, मांदा, गढ़वा, पेंगो, नाइकी, कूवी और तेलुगु। और ये जो 11 लैंग्वेजेस हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है तेलुगु, या फिर ये कहें कि जो आपको याद रखनी है वो रखनी है तेलुगु। बिकॉज इन 11 लैंग्वेजेस में से तेलुगु इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जो कि सिविलाइज हुई और जिसको आज की डेट में लार्ज स्केल पे बोला जाता है आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। तो तेलुगु इज अ सिग्निफिकेंट लैंग्वेज ऑफ दिस सेंट्रल ग्रुप। और फिर तीसरा ग्रुप है सदर्न ग्रुप। और ये जो सदर्न ग्रुप है इसमें टोटल 7 द्रविडियन लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। सदर्न ग्रुप में टोटल 7 द्रविडियन लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक है कन्नड़, दूसरी तमिल, तीसरी मलयालम, चौथी टुल्लू। और ये 4 नाम तो याद रखना ही रखना। सदर्न ग्रुप में टोटल 7 लैंग्वेजेस हैं, कन्नड़, तमिल, मलयालम, टुल्लू और इनके अलावा कोडागु, टोडा और कोटा। और ये जो 7 लैंग्वेजेस हैं इन 7 लैंग्वेजेस में से तमिल इज द ओल्डेस्ट। तमिल जो है वो ओल्डेस्ट है और प्योरेस्ट है। हालांकि ये जो ग्रुप्स दे रखे हैं इन ग्रुप्स में सभी लैंग्वेजेस को रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो मोटा मोटा आइडिया आपको होना चाहिए कि जब बात होती है द्रविडियन ग्रुप के बारे में तो ये जो द्रविडियन ग्रुप की लैंग्वेजेस हैं ये मोस्टली सदर्न इंडिया में बोली जाती हैं। लगभग 25% पॉपुलेशन इनको बोलती है। प्रोटो द्रविडियन जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द्रविडियन थी उससे लगभग 21 द्रविडियन लैंग्वेजेस निकल के आई। ये जो द्रविडियन ग्रुप है इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके देखा जाता है। अगर बात करें नदन ग्रुप की तो इसमें 3 लैंग्वेजेस हैं और इन 3 लैंग्वेजेस में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम हमने ज्यादा सुना है, वो कौन सी है? वो है कुर्क। अगर बात करें सेंट्रल ग्रुप की तो इसमें टोटल 11 लैंग्वेजेस हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? वो है तेलुगु। बिकॉज इकलौती तेलुगु ही ऐसी लैंग्वेजेस ग्रुप की जो कि सिविलाइज हुई और लार्ज स्केल पे आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में बोली जाती है। फिर तीसरा ग्रुप है सदर्न ग्रुप, और सदर्न ग्रुप में 7 लैंग्वेजेस हैं। जो मेन इन 7 में उनमें से एक है कन्नड़, दूसरी है तमिल, तीसरी मलयालम, चौथी टुल्लू। और तमिल जो है वो ओल्डेस्ट है, प्योरेस्ट है इन सब में से। हम बात कर ही रहे हैं कि ये जो द्रविडियन ग्रुप है इसमें
21 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। और ये जो 21 लैंग्वेजेस हैं, इनमें से 4 मेजर लैंग्वेजेस हैं। और ये जो 4 मेजर लैंग्वेजेस हैं, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। 4 मेजर लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? एक है तेलुगु। और तेलुगु खास क्यों है? बिकॉज इट इज न्यूमेरिकली लार्जेस्ट ऑफ ऑल द द्रविडियन लैंग्वेजेस। सभी द्रविडियन लैंग्वेजेस में से जिस लैंग्वेज के सबसे ज्यादा स्पीकर्स हैं, जो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट है, वो कौन सी है? वो है तेलुगु। दूसरी है तमिल। और तमिल खास क्यों है? बिकॉज इट इज द ओल्डेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। ओल्डेस्ट और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है तमिल। तमिल के अलावा एक और सिग्निफिकेंट लैंग्वेज है कन्नड़। बड़ी ही सिग्निफिकेंट लैंग्वेज है द्रविडियन ग्रुप की। और फिर चौथी है मलयालम। और मलयालम सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट एंड यंगेस्ट ऑफ द्रविडियन ग्रुप। द्रविडियन ग्रुप की जो सबसे यंग और सबसे स्मॉल लैंग्वेज है, वो है मलयालम। तो ये जो 4 मेजर लैंग्वेजेस हैं, इनके ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को अपने दिमाग में रखना, कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। द्रविडियन ग्रुप में टोटल 21 लैंग्वेजेस हैं। इन 21 लैंग्वेजेस में से 4 मेजर लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी 4 मेजर लैंग्वेजेस हैं? एक है तेलुगु, जो कि द्रविडियन ग्रुप में न्यूमेरिकली लार्जेस्ट है। दूसरी तमिल, जो कि ओल्डेस्ट है और प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तीसरी कन्नड़। और चौथी मलयालम। मलयालम इस द्रविडियन ग्रुप की स्मॉलेस्ट और यंगेस्ट लैंग्वेज है। बेहद सिंपल और इजी से बातचीत है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो सदर्न ग्रुप है, इस सदर्न ग्रुप में एक लैंग्वेज और है, टुल्लू। ये टुल्लू लैंग्वेज की कहानी क्या है? देखो, ये जो टुल्लू लैंग्वेज है, ये द्रविडियन लैंग्वेज है। टुल्लू लैंग्वेज जो है वो द्रविडियन लैंग्वेज है। लेकिन खास बात क्या है कि ये जो टुल्लू लैंग्वेज है, इसको कर्नाटका और केरला के कुछ हिस्सों में बोला जाता है। कर्नाटका और केरला का जो बॉर्डरिंग एरिया है, उन कुछ हिस्सों में ये जो टुल्लू लैंग्वेज है, इसको बोला जाता है। और टुल्लू लैंग्वेज को बोलने वाले जो लोग हैं, उनको टुलुवा या टुल्लू पीपल बुलाया जाता है। टुलुवा या फिर टुल्लू पीपल बुलाया जाता है। और ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पे टुल्लू लैंग्वेज बोली जाती है, इसको अनऑफिशियली टुल्लू नाडु बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? टुल्लू नाडु बुलाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो टुल्लू लैंग्वेज है, इसके स्पीकर्स कोई छोटे मोटे नंबर में है। 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 1.8 मिलियन टुल्लू स्पीकर्स एग्जिस्ट किया करते थे। ये जो टुल्लू लैंग्वेज है, ये जानी जाती है अपने ओरल लिटरेचर के लिए। टुल्लू लैंग्वेज का जो ओरल लिटरेचर है, वो अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है। बहुत सारी एपिक पोएम्स टुल्लू लैंग्वेज में देखने को मिलती हैं। ये जो टुल्लू लैंग्वेज की एपिक पोएम्स हैं, इनको परधाना बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? परधाना बुलाया जाता है। ट्रेडिशनल फोक थिएटर, इसके बारे में आपने सुना होगा, यक्षगान। ये जो यक्षगान नाम का ट्रेडिशनल फोक थिएटर है, ये भी टुल्लू लैंग्वेज में ही परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो टुल्लू लैंग्वेज है, ये अपने आप में बेहद सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसके जो नेटिव स्पीकर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टुल्लू लैंग्वेज है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ऐड कर लिया जाए, इंक्लूड कर लिया जाए। और कर्नाटका में और केरला में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस भी दे दिया जाए। तो टुल्लू लैंग्वेज, इसको दिमाग में रखना। एक तो ये याद रखना कि इट इज अ द्रविडियन लैंग्वेज। ये तो बड़ा सिंपल है, दिमाग में रहेगा भी। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि कर्नाटका और केरला के कुछ रीजन्स में बोली जाती है। जो नेटिव टुल्लू स्पीकर्स हैं, उनको टुलुबा बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? टुलुबा बुलाया जाता है। और ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है, इसको अनऑफिशियली टुल्लू नाडु बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? टुल्लू नाडु बुलाया जाता है। फैक्ट अगर याद रख सको तो रख लेना कि 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 1.8 मिलियन टुल्लू स्पीकर्स हुआ करते थे। ये जो टुल्लू लैंग्वेज है, ये जानी जाती है अपने ओरल लिटरेचर के लिए। इस टुल्लू लैंग्वेज में जो एपिक पोएम्स लिखी गई, उनको परधाना बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? परधाना। परधाना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल फोक थिएटर, यक्षगान। इस यक्षगान को भी इसी टुल्लू लैंग्वेज में परफॉर्म किया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, ये ऐसी चीजें जिनको रटने की जरूरत नहीं है। आपको फ्रेम बनाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि एग्जाम किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपको थोड़ा ट्रेंड नोटिस करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स बनाओ और फिर उसके हिसाब से चीज़ों को पढ़ो।
हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, हमें ये तो समझ में आ गया कि इंडो आर्यन ग्रुप की कहानी क्या रही है। हमें ये भी समझ में आ गया कि द्रविडियन ग्रुप की कहानी क्या रही है। अब सवाल आता है कि सिनो तिब्बतन ग्रुप की कहानी क्या रही है। देखो, ये जो सिनो तिब्बतन ग्रुप है, इसमें जो लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं वो बिलोंग करती हैं मोंगोलॉइड फैमिली को। नाम से भी कनेक्ट कर सकते हो, सिनो तिब्बतन ग्रुप। सिनो तिब्बतन ग्रुप की जो लैंग्वेजेस हैं वो बिलोंग करती हैं मोंगोलॉइड फैमिली से। किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? मोंगोलॉइड फैमिली से बिलोंग करती हैं। और इंडिया में ये जो सिनो तिब्बतन ग्रुप है, ये कहां पे देखने को मिलता है? एक तो ऑल ओवर हिमालयाज देखने को मिलता है। तिब्बत, सिनो तिब्बतन, चाइना वाला जो बॉर्डरिंग रीजन है वहां पे ज्यादा देखने को मिलेंगी ये। तो ऑल ओवर हिमालयाज ये जो सिनो तिब्बतन ग्रुप की लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। नदन बिहार में देखने को मिलती हैं, नदन बंगाल में देखने को मिलती हैं, आसाम में देखने को मिलती हैं। और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर है वहां पे भी ये जो सिनो तिब्बतन ग्रुप लैंग्वेज स्पीकर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा स्पीकर्स नहीं है। हमारी टोटल पॉपुलेशन की सिर्फ 0.6% पॉपुलेशन ही इस सिनो तिब्बतन ग्रुप की लैंग्वेजेस को बोलती है। तो बहुत ज्यादा स्पीकर्स नहीं है। लेकिन खास क्या है कि ये जो सिनो तिब्बतन ग्रुप की लैंग्वेजेस हैं, इनको इंडो आर्यन लैंग्वेजेस से भी ओल्डर कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारी जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं उनसे भी पुरानी है ये सिनो तिब्बतन ग्रुप की लैंग्वेजेस। इनफैक्ट जो ओल्डेस्ट संस्कृत लिटरेचर है, उस ओल्डेस्ट संस्कृत लिटरेचर में ये जो सिनो तिब्बतन ग्रुप की लैंग्वेजेस हैं इनको कीरताज बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है? कीरताज बुलाया गया है। और ये जो सिनो तिब्बतन ग्रुप की लैंग्वेजेस हैं इनको ब्रॉडली दो ग्रुप्स में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से दो ग्रुप्स हैं? एक है तिब्बतो बर्मन ग्रुप और दूसरा श्यामीज चाइनीज ग्रुप। दो ग्रुप्स कौन कौन से? एक तिब्बतो बर्मन ग्रुप और दूसरा श्यामीज चाइनीज ग्रुप। देखो, बेहद सिंपल सी चीजें हैं, छोटे छोटे में दिमाग में बिठाओ। एक तो ये जो सिनो तिब्बतन ग्रुप है इसमें जो भी लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं वो मोंगोलॉइड फैमिली को बिलोंग करती हैं। कौन सी फैमिली को बिलोंग करती हैं? मोंगोलॉइड फैमिली को बिलोंग करती हैं। इनका स्प्रेड इंडिया में कहां पे देखने को मिलेगा? वही जो तिब्बत चाइना वाला बॉर्डर है उसके इर्द गिर्द। तो ऑल ओवर हिमालयाज देखने को मिलेगा, नदन बिहार में देखने को मिलेगा, नदन बंगाल में देखने को मिलेगा, आसाम में देखने को मिलेगा और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, स्पीकर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 0.6% पॉपुलेशन ये जो सिनो तिब्बतन ग्रुप की लैंग्वेजेस है इनको बोलती हैं। खास क्या है? खास ये है कि ऐसा माना जाता है कि हमारी जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं उनसे भी पुरानी है ये सिनो तिब्बतन ग्रुप की लैंग्वेजेस। इनफैक्ट जो हमारे ओल्डेस्ट संस्कृत टेक्स्ट हैं, लिटरेचर हैं, उनमें ये जो सिनो तिब्बतन ग्रुप की लैंग्वेजेस हैं इनको क्या बुलाया गया है? कीरताज बुलाया गया है। ये जो सिनो तिब्बतन ग्रुप की लैंग्वेजेस हैं इनको ब्रॉडली दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करके डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से? एक तिब्बतो बर्मन और दूसरा श्यामीज चाइनीज। ये जो दोनों ग्रुप्स हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तिब्बतो बर्मन ग्रुप की अगर बात करें तो ये जो तिब्बतो बर्मन ग्रुप है इसमें जो लैंग्वेजेस हैं उनको फर्दर 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। देखो, एक तो हम क्या कह रहे हैं कि ब्रॉड ग्रुप है सिनो तिब्बतन ग्रुप। ये जो सिनो तिब्बतन ग्रुप है इसको दो में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो? तिब्बतो बर्मन और श्यामीज चाइनीज ग्रुप। फिर हम बात कर रहे हैं कि ये जो तिब्बतो बर्मन ग्रुप है इसमें जो लैंग्वेजेस हैं उनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप्स में। और कौन कौन से 4 ग्रुप्स हैं? एक है तिब्बतन ग्रुप। ये जो तिब्बतन ग्रुप है इसमें सिक्किमीज को बोला जाता है, भूतिया को बोला जाता है, लद्दाखी लैंग्वेज को बोला जाता है, शेरपा को बोला जाता है, बाल्टी को बोला जाता है, लाहुली को बोला जाता है। तो एक ग्रुप है तिब्बतन ग्रुप, दूसरा है हिमालयन ग्रुप। हिमालयन ग्रुप में लिम्बू लैंग्वेज बोली जाती है, किन्नूरी लैंग्वेज बोली जाती है। फिर तीसरा है नॉर्थ आसाम ग्रुप।
और ये जो नॉर्थ आसाम ग्रुप है इसमें अभोर बोली जाती है, सुना होगा इसके बारे में आपने। मिशी बोली जाती है, इसके बारे में भी सुना होगा। दाफला बोली जाती है, इसके बारे में भी सुना होगा। मिशमी बोली जाती है, इसके बारे में भी सुना होगा। और फिर चौथे ग्रुप की अगर बात करें तो कुकी लैंग्वेज, गारो लैंग्वेज, बोडो लैंग्वेज, नागा लैंग्वेज, ये सारी इस तिब्बतो बर्मन ग्रुप के चौथे ग्रुप में लाई करती हैं। एक लैंग्वेज आपने सुनी होगी फॉर श्योर, मैथी। मैथी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ दिस सब ग्रुप। और मैथी लैंग्वेज मेनली कहां पे बोली जाती है? मणिपुर में बोली जाती है। मैं फिर कहूंगा कि रटने की जरूरत नहीं है, एक एक ग्रुप को मोटा मोटा याद रखो। तिब्बतो बर्मन, रीजन आपको समझ में आ रहा है। तो जो तिब्बतन एक ग्रुप है उसमें सिक्किमीज, भूतियाज, लद्दाखी ये लैंग्वेज बोली जा रही है। फिर एक हिमालयन ग्रुप है, हिमालयन ग्रुप में लिम्बू वगैरह बोली जा रही है। फिर नॉर्थ आसाम वाला रीजन है, वहां पे कुछ लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं जिनका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही है, जैसे अबोर है, मिशी है, मिशमी है, डाफला है। और फिर इसके अलावा कुकी, गारो, बोडो, नागा, मैथी, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये सब तिब्बतो बर्मन ग्रुप को बिलोंग करती हैं। और दूसरा ग्रुप कौन सा था? श्यामीज चाइनीज ग्रुप। श्यामीज चाइनीज ग्रुप में एक चीज याद रखनी बस, कि जो अहोम लैंग्वेज हुआ करती थी, बड़ी ही पॉपुलर अहोम लैंग्वेज, वो इस ग्रुप को बिलोंग करती थी। लेकिन आज की सिचुएशन क्या है कि ये जो अहोम लैंग्वेज है ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट से पूरे तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और एक्सटिंक्ट हो चुकी है इसलिए थोड़ा सिग्निफिकेंट भी हो जाती है। क्या पता पूछ लिया जाए कि बताओ भाई, जब हम बात करते हैं सिनो तिब्बतियन ग्रुप के बारे में, तो वो एक लैंग्वेज कौन सी है जो कि एक्सटिंक्ट हो गई है इंडियन सबकॉन्टिनेंट से? और वो है अहोम लैंग्वेज। तो अहोम को थोड़ा सा दिमाग में रखना, बाकी तो बेसिक चीजें हैं। फिर इसके बाद ऑस्ट्रिक ग्रुप। और ये जो ऑस्ट्रिक ग्रुप है इसमें जो भी लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं वो लैंग्वेजेस बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक सब फैमिली को। ऑस्ट्रो एशियाटिक सब फैमिली को बिलोंग करती हैं इस ऑस्ट्रिक ग्रुप की लैंग्वेजेस। और ये जो ऑस्ट्रिक ग्रुप की लैंग्वेजेस हैं इनको कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे जो मुंडा और खोल ग्रुप होता है, मुंडा ट्राइब आपने सुनी होगी, खोल ट्राइब आपने सुनी होगी, तो जो मुंडा और खोल ग्रुप होता है उसकी जो लैंग्वेजेस हैं वो बिलोंग करती हैं इस ऑस्ट्रिक ग्रुप को। मुंडा और खोल ग्रुप की जो लैंग्वेजेस हैं वो ऑस्ट्रिक ग्रुप को बिलोंग करती हैं। और ये जो मुंडाज हैं, ये जो खोल्स हैं, ये कहां पे देखने को मिलते हैं? सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो ये लैंग्वेज कहां पे बोली जाती है? सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बोली जाती है। ये जो ऑस्ट्रिक ग्रुप है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है सांथाली। सांथाली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन दिस ग्रुप। और सांथाली लैंग्वेज को कौन बोलता है? सांथाल ट्राइब के लोग बोलते हैं, जो कि झारखंड में देखने को मिलते हैं, जो कि बिहार में देखने को मिलते हैं, जो कि बंगाल में देखने को मिलते हैं। सांथाली लैंग्वेज के बारे में इनफ बातचीत हमने ऑलरेडी की हुई है, होपफुली आपको याद होगा। एक नई चीज अब क्या ऐड करनी है कि ये जो सांथाली लैंग्वेज है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ दिस ऑस्ट्रिक ग्रुप। और जनरल अगर बात करें तो सांथाली को अगर छोड़ दिया जाए और खासी लैंग्वेज को अगर छोड़ दिया जाए तो इंडियन टेरिटरी में ऑस्ट्रिक ग्रुप की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सब एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं, इसका मतलब क्या है कि इनके जो स्पीकर्स हैं वो ना के बराबर बचे हुए हैं, सिवाय दो को छोड़ दो। सांथाली को छोड़ दो जो कि इस ऑस्ट्रिक ग्रुप को बिलोंग करती है, और खासी को छोड़ दो जो कि इस ऑस्ट्रिक ग्रुप को बिलोंग करती है। बाकी जितनी भी ऑस्ट्रिक ग्रुप की लैंग्वेजेस हैं इंडियन टेरिटरी में वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। इनफैक्ट ये जो ऑस्ट्रिक ग्रुप है इसकी बहुत सारी लैंग्वेजेस तो जो हैं वो आर्यंस के आने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो गई थी, खत्म हो गई थी, मतलब इतना पहले एक्सटिंक्ट हो गई थी। और इसलिए जो एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर देखने को मिलता है उसमें ये जो ऑस्ट्रिक ग्रुप की लैंग्वेजेस हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गई उनको रेफर किया जाता है एज निषादास, कि निषाद हो गई, खत्म हो गई, निषादास के तौर पे एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में ये जो ऑस्ट्रिक ग्रुप की लैंग्वेजेस हैं इनको मेंशन किया जाता है। अब देखो ऑस्ट्रिक ग्रुप रटने की जरूरत नहीं है, बस एक तो याद रखो कि इस ग्रुप की जो लैंग्वेजेस हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक सब फैमिली को बिलोंग करती हैं। सांथाली जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है इस ग्रुप की। और सांथाली और खासी को अगर छोड़ दिया जाए तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में या ये कहें कि इंडियन टेरिटरी में ये जो ऑस्ट्रिक ग्रुप की लैंग्वेजेस हैं ये सब एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। इनफैक्ट ये जो ऑस्ट्रिक ग्रुप है इसकी बहुत सारी लैंग्वेजेस
आर्यंस के आने से पहले ही खत्म हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी, और इसीलिए एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में इनको निषाद्स के तौर पर रेफर किया जाता है। और फिर एक जनरल कैटेगरी है अदर्स। ये जो अदर्स वाली कैटेगरी है लैंग्वेजेस की, इसमें बहुत सारी द्रविडियन ट्राइबल लैंग्वेजेस देखने को मिलती है, जैसे गोंडी, जैसे ओरोन, जैसे प्राजी। खास बात यह है कि ये जो अदर्स की कैटेगरी है, इसमें ऐसी लैंग्वेजेस को रखा गया है जो इतनी खास हैं, जो इतनी यूनिक है, अलग हैं, कि उनको किसी और ग्रुप के अंडर क्लब नहीं किया जा सकता। तो एक अलग से ग्रुप बना दिया गया है, और ये जो अलग से ग्रुप बनाया गया है, इसको क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं अदर्स। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, दो सिग्निफिकेंट ग्रुप्स हैं इंडियन लैंग्वेजेस के, जिनके बारे में हमने बात भी की है। एक है इंडो आर्यन ग्रुप और दूसरा है द्रविडियन ग्रुप। इंडो आर्यन ग्रुप और द्रविडियन ग्रुप, इन दोनों के बीच में प्राइमरी डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस देख लेते हैं। एक तो इन दोनों ही ग्रुप की लैंग्वेजेस में जो रूट वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। जो फॉर्मेटिव रूट वर्ड्स हैं इन दोनों ही ग्रुप की लैंग्वेजेस में, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा, ये जो इंडो आर्यन ग्रुप है, इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो इनफ्लेक्टेड है। कैसा है? इनफ्लेक्टेड है। इनफ्लेक्टेड है इसका मतलब क्या है? कि जब वर्ड की एंडिंग होगी या वर्ड की स्पेलिंग चेंज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस का जो ग्रामेटिकल फंक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। शब्द को आप कैसे यूज कर रहे हो, वर्ड की स्पेलिंग को आप कैसे यूज कर रहे हो, उस यूज के बेसिस पे जो सेंटेंस का ग्रामेटिकल फंक्शन है वो भी चेंज हो जाता है इस इंडो आर्यन ग्रुप की लैंग्वेजेस में। तो जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो इनफ्लेक्टेड है। लेकिन जब हम बात करते हैं द्रविडियन ग्रुप के बारे में, तो द्रविडियन ग्रुप की जो लैंग्वेजेस है उनका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो ऑग्लूटिनेटिव है। ऑग्लूटिनेटिव है इसका मतलब क्या है? कि आप रूट वर्ड्स को अलग अलग तरीके से कंबाइन कर दो, उस कॉम्बिनेशन की वजह से जो वर्ड्स हैं, जो फॉर्म है, उसमें ना के बराबर या बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। ये जो इंडो आर्यन ग्रुप है, इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपने वर्ड की एंडिंग चेंज कर दी या स्पेलिंग चेंज कर दी, तो सेंटेंस का जो पूरा ग्रामेटिकल फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन द्रविडियन ग्रुप में क्या हो रहा है कि अगर आपने रूट वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को थोड़ा बहुत ट्विक कर भी दिया, चेंज कर भी दिया, तो भी जो फॉर्म है, जो मीनिंग है, जो वर्ड्स हैं, उन पे ना के बराबर या बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इस बेसिक डिफरेंस को भी बेसिक तौर पे ही दिमाग में रखना। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया कि इंडियन लैंग्वेजेस को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में, और हमने देखा था कि संस्कृत के डेवलपमेंट की शुरुआत के साथ ही ये जो इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है इसके डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। क्लासिकल संस्कृत, इसकी कहानी क्या रही है? संस्कृत की कहानी कहां से शुरू हुई? एक बड़ी फेमस किताब लिखी गई, अष्टधाई। किसने लिखी? पनिनी ने लिखी। नाम आपको रट जाना चाहिए। पनिनी की ये जो अष्टधाई है ये लगभग 400 बीसी में लिखी गई। और ये जो पनिनी की अष्टधाई है, इट इज द ओल्डेस्ट बुक इन संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर के ऊपर जो सबसे पुरानी किताब है वो है पनिनी की अष्टधाई। तो जो संस्कृत ग्रामर है उसकी शुरुआत कहां से हो रही है? वो हो रही है पनिनी की अष्टधाई से। और फिर इसके बाद तो बहुत सारी किताबें जो हैं वो संस्कृत में लिखी गई। जैसे हिनायान स्कूल में एक किताब लिखी गई, महावास्तु। और ये जो महावास्तु नाम की किताब है, इसमें संस्कृत का, पाली का, प्राकृत का मिक्स देखने को मिलता है। तो हिनायान स्कूल के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे। हिनायान स्कूल की जो महावास्तु है उसमें भी संस्कृत देखने को मिलती है, और ये थोड़ा डाइवर्सिटी भी दिखाता है। हिंदुइज्म में भी आपको संस्कृत लिटरेचर मिल जाएगा, बुद्धिज्म में भी आपको संस्कृत का यूज देखने को मिल जाएगा, आपको रीजन स्पेसिफिक भी संस्कृत का यूज देखने को मिल जाएगा। इंडिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पे किसी न किसी फॉर्म में संस्कृत का लिटरेचर ना पहुंचा हो, जहां पे संस्कृत ने लिटरेचर को इन्फ्लुएंस ना किया हो। तो अपने आप में सिग्निफिकेंट लैंग्वेज रही है।
फिर अगर बात करें, एक बहुत ही प्यारा सा सूत्र है, टेक्स्ट है, जिसको बुलाते हैं ललिता विस्तरा सूत्र। ये जो ललिता विस्तरा सूत्र है, ये महायान टेक्स्ट का सबसे सीक्रेट टेक्स्ट है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रा को लिखा। बुद्ध चरित्रा को अश्वघोष ने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा। तो ये जितने भी टेक्स्ट हैं ये संस्कृत में लिखे हुए हैं, और बाकी तो हमें पता है वेद हैं, उपनिषद हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें संस्कृत में लिखी गई हैं। लेकिन ब्रॉड आउटलाइन अगर देखें तो संस्कृत ग्रामर की शुरुआत कहां से हो रही है? पनिनी की अष्टधाई से हो रही है। अश्वघोष का ये जो बुद्ध चरित्र है, ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एंड इट इज ऑल्सो रिटन इन संस्कृत। संस्कृत इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जिसने बैरियर्स को तोड़ा, जो इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक कॉर्नर तक पहुंचेगी। संस्कृत लिटरेचर का इन्फ्लुएंस इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक कोने में देखने को मिलेगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर जगह पे किसी न किसी फॉर्म में संस्कृत लिटरेचर देखने को मिलती है। संस्कृत लिटरेचर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जो संस्कृत की प्योर फॉर्म हुआ करती थी, जो सबसे प्योरेस्ट, सबसे अर्लीस्ट फॉर्म हुआ करती थी, वो डेवलप हुई लगभग 300 से लेके 200 बीसी के बीच में। जो हमारी वैदिक संस्कृत है वो तो रिफाइंड वर्जन है। जो अर्लीस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत हुआ करती थी वो डेवलप हुई लगभग 300 से लेके 200 बीसी के बीच में, और फिर 400 बीसी में तो पनिनी ने अष्टधाई को लिख ही दिया था। और फिर राजा महाराजाओं ने भी संस्कृत को यूज किया है। जैसे एक बड़ा ही फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन है, आगे चलते हुए इसके बारे में हम पढ़ेंगे, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन। ये जो गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन है, इसको रॉक इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्रा दमन वन भी बुलाया जाता है। कहां पे देखने को मिलते हैं? जूनागढ़, गुजरात में देखने को मिलते हैं। और ये जो गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन है, इट इज द अर्लीस्ट पीस ऑफ एविडेंस ऑफ यूज ऑफ संस्कृत। संस्कृत के यूज का अर्लीस्ट पीस ऑफ एविडेंस है इंस्क्रिप्शन के तौर पे गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन। लगभग 150 एडी में इसको तैयार करवाया गया। जूनागढ़, सदर्न गुजरात वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो ये भी अपने आप में सिग्निफिकेंट है। इसके बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे भी, इस पे क्या लिखा गया है, क्या कामकाज किया गया है। गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज द अर्लीस्ट पीस ऑफ एविडेंस ऑफ यूज ऑफ संस्कृत। फिर आंध्र प्रदेश में बड़ा ही रिसेंटली एक और इंस्क्रिप्शन डिस्कवर किया गया है, चेब्रोलू इंस्क्रिप्शन। और ये जो चेब्रोलू इंस्क्रिप्शन है, ये डेट बैक करता है 207 एडी को। किसने तैयार करवाया इसको सतवाना किंग विजय ने तैयार करवाया। और ये जो चेरबोरलू इंस्क्रिप्शन है, इट इज द अर्लीस्ट डेटेड इंस्क्रिप्शन फ्रॉम साउथ इंडिया। साउथ इंडिया से अगर कोई अर्लीस्ट डेटेड इंस्क्रिप्शन है तो वो है चेब्रोलू इंस्क्रिप्शन। आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है। 207 एडी में इसको तैयार करवाया गया था। सतवाना किंग विजय ने इसको तैयार करवाया था, और बड़ा ही रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, 2019 में डिस्कवर किया गया है। और फिर संस्कृत तो यूज में रही है, जैसे गुप्ता पीरियड के दौरान, गोल्डन एज कहा जाता है गुप्ता पीरियड को एक सेंस में। गुप्ता पीरियड के दौरान संस्कृत में खूब सारी पोइट्री लिखी गई, खूब सारे प्लेज लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए, इपिक्स लिखे गए, खंड काव्य से लिखे गए। तो गुप्ता पीरियड के दौरान भी ये जो संस्कृत है इसका यूज प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा था कि संस्कृत जो है वो इलीट्स की लैंग्वेज रही है, स्पेशली ब्राह्मण्स की लैंग्वेज रही है। और शायद एक इसके डिक्लाइन का कारण ये भी रहा कि संस्कृत जो है वो कॉमन लोगों तक बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाई, वो लिमिटेड रही इलीट्स तक। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। जो आगे की बातचीत है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।